1 मार्च 2024 को बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम लापता लेडीज होता है। दरअसल इस फिल्म की कहानी बहुत ही अजीब। इस कहानी को ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया गया था। दरअसल फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि शादी होती है और शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जा रही होती है ससुराल और उन्हें ट्रेन से सफर करना होता है। एक ऐसी सीट में जाकर के बैठ जाती है दुल्हन जहां पहले से ही एक दुल्हन बैठी हुई होती है। रात का वह सीन होता है। दुल्हन का घूंघट कुछ ज्यादा ही नीचे होता है, इसलिए दूल्हा जब अपने स्टेशन पर आकर के उतरता है तो उसको यह नहीं पता चलता कि वह अपने दुल्हन को लेकर के जा रहा है या फिर किसी के और के दुल्हन को लेकर के जा रहा है। दरअसल गलती से वह किसी और के दुल्हन को लेकर के पहुंच जाता है। जब घर जाकर के घूंघट उठाया जाता है तो पता चलता है कि वह अपनी नहीं बल्कि किसी और के दुल्हन को लेकर के आया। उसके बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है। दुल्हन को ढूंढने में जिस तरीके से मशक्कत करनी पड़ती है यही लोगों को बेइंतहा पसंद आती है। पूरी कहानी लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची कहानी में कुछ अजीब ही होता है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति होता है, दुल्हन के पास जाता था और सामने बड़ा सा घूंघट होता था। दुल्हन को यह भी नहीं पता चलता था कि उसके सामने दूल्हा कौन है, वो असली है या फिर नकली है। इसी तरीके से उस दूल्हे ने, जो कि थोड़ी बहुत नहीं लगभग 250 अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई होती है। जब मौका मिलता था तो उनके जेवर लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाया करता था। लेकिन एक बार वह पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तब कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों ने भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतनी लड़कियों के साथ कैसे सुहागरात मना सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर और यह कहानी जोधपुर के एक छोटे से गांव की है। बात कर रहा हूं साल 1985 की। 17 साल की एक लड़की जिसका नाम सबिता होता है। दरअसल सबिता एक काल्पनिक नाम है। सबिता के घर में रात के लगभग 9:30 के आसपास का यह वाकया हो रहा होता है। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया होता है और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बाहर से आवाज आने लगती है कि मैं मनोज वार्डमेर से आया हूं। अब घर में जो होती है सविता की चाची होती है और साथ ही माँ होती है। पिताजी या फिर बाकी जो मर्द लोग होते हैं वह घर में नहीं होते हैं, उस वक्त घर से कहीं बाहर गए हुए होते हैं। दरअसल यह जो बाड़मेर का रहने वाला मनोज है यह सविता का जो होता है पति होता है और सविता की शादी साल 1981 में हो जाती है। लेकिन शादी जरूर हो जाती है लेकिन उस वक्त गौना नहीं होता। एक ऐसा दौर होता है जब नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और कई साल के बाद गौना हुआ करता था। जब तक गौना नहीं होता था तब तक दुल्हने अपने ससुराल में नहीं जाया करती थी और इसलिए मनोज ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आ रहा हूं, बहुत रात हो गई, इसलिए अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं घर में आ सकता हूं। अब जमाई राजा हो तो कौन कैसे मना कर सकता है। अब सविता तो खुश हो जाती है और फिर जो है उसका दूल्हा घर पर आया हुआ है और जो चाची होती है, माँ होती है, वह एकदम से तैयारी में जुट जाती है कि जमाई राजा है, इनके लिए कुछ खातिरदारी की जाए। अब जैसे ही खाने और पीने का इंतजाम किया जाता है, खाना आता है और खाना आने के बाद सविता खुद लेकर के आ रही होती है। वह बहुत ही ज्यादा चहचहा रही होती है, खिलखिला रही होती है। तभी जमाई राजा यानी कि मनोज ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो पूरी दुल्हन की तरह सज सवर के आना, उसके अलावा मेरे पास मत आना। और जैसे ही सविता ने यह बात सुनी तो जाकर के अपने माँ से कहा कि वे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो माँ ने जैसे ही सुना तो वो उसने कहा कि क्या दिक्कत है, गौना होकर के वैसे भी तुम्हें ससुराल जाना, अगर तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें तैयार होकर के दुल्हन की तरह चले जाओ, उसमें कोई एतराज नहीं है। अब सविता पूरे तैयार होकर के सज धज करके बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे जेवरात वगैरह जो भी उसने अपना साज श्रृंगार होता है वे सब अपने हिसाब से साज श्रृंगार करके पहुंच जाती है अपने सुहागरात के स्टेज पर। और वहां पर पहले से इंतजार कर रहा होता है उसका पति मनोज। वे जान जाते हैं और जान जाने के बाद दोनों बातचीत करते हैं और कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद जब उसके जेवरात जो होते हैं, उसके जो कपड़े होते हैं, वह उतार करके एक तरफ रख दिए जाते हैं और आराम से उसके साथ सुहागरात मनाते हैं। और सुहागरात मनाने के बाद जब दुल्हन आराम से सो जाती है और सोने के बाद सुबह के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास का वाकया होता है, वह मौका पा करके चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन साथ में अपनी वे जेवरात भी लेकर के चला जाता है। जब बात जेवरात उतर रहे होते तब वो कहता है कि जेवरात थोड़े पुराने से है, ठीक है इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें थोड़ा ठीक करवा करके लेकर के आऊंगा। दुल्हन भी खुश हो जाती है कि जो उसकी जिंदगी की ये पहली ऐसी रात होती है जब उसने अपने पति के साथ रात बिताई होती है। वे चला जाता है। उसके बाद जो उसके घर परिवार के बाकी लोग होते हैं वह 1-2 दिन के बाद लौट करके वापस आते हैं और यह बात आई गई जैसी हो जाती है। घर वालों को बताया जाता है कि बाड़मेर से मनोज आए थे और इस तरीके से वे रुके थे। जब घर वाले के लिए ये नई बात नहीं होती है, क्योंकि एक जमाई जब अपने ससुराल में आकर के रुका है, अपनी दुल्हन के पास रुका है, तो इसमें कोई अपराध तो होता नहीं है। लेकिन 1 महीने बीत जाता है और 1 महीने बीतने के बाद जमाई राजा फिर से आते हैं और जैसे ही जमाई राजा आते हैं
और उस वक्त सविता के जो पिता होते वह घर पर मौजूद होते हैं। सविता के पिता ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, देखो जमाई राजा आए हैं और देखो जरा खाने पीने का इंतजाम करो। और घर में जो भी महिलाएं होती है, सविता के माँ हो या चाची हो या फिर और भी सदस्य हो, अब ये जमाई राजा के खाने पीने के इंतजाम करने लगते हैं। जमाई राजा को रात को रुकना होता है और रुकना होता है अपनी दुल्हन के साथ। जैसे ही जमाई राजा जाते हैं अपनी दुल्हन के पास जाते हैं और जैसे ही दुल्हन का अपना घूंघट उतार करके देखते हैं, घूंघट उठा के देखने के बाद अब दुल्हन ने जब दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये वो मनोज नहीं होता है जो 1 महीने पहले आया होता है, यानी कि जो उसके साथ सुहाग रात मना करके चला गया था, जो उनकी ज्वेलरी थी, जेवरात थे, उसको लेकर के चला गया होता है। अब इस सबको देखने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने के बाद वह बेहोश हो जाती है। और जैसे ही बेहोश होती है घर वाले मौके पर आते हैं और मौके पर आते हैं तो इस बीच में देखा जाता है कि ये जो मनोज है ये वो मनोज नहीं है। लड़की अपने माँ से बताती है और माँ और चाची अब दोनों से पूरी कहानी बयां करती है। माँ और चाची कहती है कि इस बात की किसी की भी कानों कान भनक ना लग जाए, अगर भनक लग जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, ये व्यक्ति तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं। अब जैसे यह बात आती है तो मनोज पूछता है कि कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा बहाना करने के बाद मामले को यहीं दबा दिया जाता है। लेकिन जो पूरे परिवार में जब यह बात फैल जाती है तो परिवार के लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होता कि आखिरकार वह व्यक्ति था कौन जो कि घर में आता है और जमाई राजा बनकर लूटता है और लूटने के बाद लड़की के साथ सुहाग रात मना करके भी चला जाता है। तो घर वाले जो होते हैं वह परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं होता, बल्कि किसी न किसी गांव में इस तरीके की वारदात हो रही होती है। कोई व्यक्ति था जो लगातार रिसर्च किया करता था घर में मर्द है या फिर नहीं है, या अगर बाहर चले गए हैं मर्द तो ऐसे ही कुछ लड़कियों के वह तलाश किया करता था जिसमें कि लड़की की शादी जरूर हो गई थी और उसका गौना नहीं हुआ था, वे अपने ससुराल में नहीं गई हुई होती विदा होकर के, वे ऐसे घरों की तलाश किया करता था। चाहे आप जोधपुर हो या फिर वार्ड में अलग अलग जगहों की, अलग अलग गांव की ऐसे ही घरों को वह चिन्हित किया करता था, वहां जाता था और फिर रात को ऐसे वक्त में जाया करता था जैसे कि घर वाले मना ना कर सके। और साथ ही महिलाओं के जो घूंघट होते हैं, राजस्थान की एक प्रथा है कि वे महिलाएं अपने घूंघट को थोड़ा नीचे ही करके रखते हैं और महिलाएं कई बार पहचान भी नहीं पाती है, शादी होती भी होगी तो ऐसे वक्त में घूंघट नीचे होगा तो वह फिर अपने दूल्हे को नहीं देख पाती होगी। ये वो दौर होता है जब ना मोबाइल होता है और ना ठीक से टेलीविजन ने ना अपने कदम रखे थे दुनिया के अंदर, और ना ही जो ये जो प्रिंट मीडिया के साधक होते हैं, और साथ ही फोटोग्राफी भी बहुत ही लिमिटेड लोगों ही खींच पाते थे क्योंकि बात 1985, 86, 87 की चल रही है। और इस तरीके से लगातार जो होती है जमाई जो होता है वह चोर बनकर के जाता था, सुहाग रात मनाता था और सुहाग रात मनाने के बाद वहां से सारा सामान समेटता था और चुपचाप आराम से निकल आता था और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती थी। जब ये लड़की अपने असली दूल्हे को देखती थी तब जाकर के पता चलता था कि उसके साथ सुहाग रात कोई और मना करके चला गया है और उसके जो पैसे थे, उसके जो ज्वेलरी थे वे कोई और लेकर के चला गया। इस तरीके से जो ये लगातार चल रहा होता है, वैसे चलते चलते कुछ वक्त बीत जाता है और यह बात होती है 24 अगस्त साल 1988 की। और फिर वाडमेर का एक थाना लगता है चौहट्टम और उसी का ही एक गांव लगता है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है जो एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और इस बीच में जो होता है कि आवाज लगती है कि कौन हो, तो वे कहता है कि मैं आपका जमाई। जब जमाई वाली बात आती है तो वह घर से दरवाजा खुल जाता है और खुलने के बाद वह आराम से बैठता है और उसके लिए कुछ नाश्ते वगैरह का इंतजाम किया जाता है। वे दौर ऐसा भी होता है जो कि बिजली की कदम भी हर गांव में नहीं पहुंचे होते, ज्यादातर बिजली जो होती थी शहरों में ही हुआ करती थी और फिर इसलिए जब रात में वह पहुंचता था तो वह अंधेरे में महिलाएं उसको वैसे भी पहचान नहीं पाती थी। कुल मिलाकर के जैसे ही उसके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम किया जाता है और जो जमाई राजा के लिए व्यवस्था की जाती है, घर का जो मर्द होता है वह पहचान लेता है यह तो हमारा घर का जमाई राजा है ही नहीं, ये तो कोई और व्यक्ति है। 24 अगस्त 1988 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके उसके साथ मारपीट की जाती है और फिर उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसको खूब पीटा जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वे बताता है कि साहब मेरा नाम जिया राम जाट है और मैं निमटपुर का रहने वाला हूं। और फिर अब यहाँ से पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो हवालात में ले जाने के बाद उसके खिलाफ सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि इस तरीके के मामले जरूर हो रहे होते हैं लेकिन कोई भी अपनी बेटी के साथ जो हुआ है, जो यह मामला जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि रेप ही हुआ था। जब थाने में मामले जा रहे होते हैं जो उसमें रेप नहीं लिखवाता था बल्कि उसमें चोरी लिखवाया जाता, उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम रेप के मामले लिखवाएंगे तो हमारी बेटी को कोई अपनाएगा नहीं। चोटन थाने में 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं
और फिर बाड़मेर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सनबड़ी, धोरी मुन्ना, जोधपुर के सरदारपुरा, गोड़ा और फिर मलानी और फिर बीजराम, और ऐसे ही थानों में लगभग कई मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कई मिला करके इस तरीके से 19 मुकदमे लगभग दर्ज हो चुके होते हैं, और 19 मुकदमों में चोरी के ही ज्यादातर मामले होते थे कि रात को चोर आया और हमारी बेटी के सारे जेवरात कपड़े लेकर के चला गया। बाकी यह नहीं बताते कि उन्होंने उसके साथ सुहाग रात मनाई और फिर इसके साथ तैयार होकर के बैठ गई थी और उसने इस तरीके से यह काम किया। जब पुलिस ने इस जियाराम जाट से पूछा तो जियाराम जाट ने जब उनके सामने, पुलिस के सामने सच बताया तो उसको सुनने के बाद पुलिस भी भौचक्के रह जाती है। 19 मुकदमे दर्ज हुए होते हैं, उसमें 250 से ज्यादा ऐसी सुहागरात मनाने की बात स्वीकार वह कर लेता है। उसने पूरी कहानी बयां की कि किस तरीके से वह घर में दस्तक दिया करता था, और यह पहले ही रिसर्च किया करता था कि घर में जो मर्द नहीं होते थे, जो औरतें होती थी, जब वह लंबे घूंघट के साथ अपने चेहरे को छिपाए रखती थी तब वह अपने दामाद को नहीं पहचान पाती थी, और जो दुल्हन होती थी पहले से ही शर्मीली होती थी उस जमाने की, कि वह सुहागरात के सेज पर ना कोई विरोध था ना कोई ऐतराज था, वह आराम से अपने पति के जैसे साथ रहते हैं वैसे ही अपना साथ रहा करती थी। जब जियाराम जाट ने पूरी कहानी बयां की कि 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ उनको तैयार करा करके उनके साथ सुहागरात मना करके इस तरीके से वह काम कर चुका है, तो इस कहानी की जो गूंज होती है उस वक्त जो लोगों के एक मुंह से दूसरे मुंह जैसे होता है, एक दूसरे से बात कही होती है, वह दूर तक फैल जाती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होता है। तब लोगों ने कहा कि हमारे घर पर भी आया था, हमारे घर पर भी आया था, और इस तरीके से, लेकिन फिर भी जो मुकदमे होते हैं वह सिर्फ 19 ही रह पाते हैं। अब पुलिस, क्योंकि पुलिस की जो तहरीर होती है, पुलिस अपना हिसाब से काम करती है, चोरी के मुकदमे दर्ज होते हैं। चोरी मुकदमे दर्ज होने के बाद जब यह पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद में भी ये इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया करता था, और इस तरीके से चुपके से जाता था किसी के यहाँ, और जाने के बाद ये फिर घटना को अंजाम दिया करता था, और वहां से अंजाम देने के बाद ज्वेलरी लेकर के वहां से निकल जाया करता था। और इस पर जो मुकदमे चलते थे वो ज्यादा दिन जेल में टिक नहीं पाता, क्योंकि चोरी के मुकदमे में जो पुलिस लगाती थी वह समान ही धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाती थी, और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता था। कुल मिलाकर के साल 2016 आता है, साल 2016 में बाड़मेर जिला का ही एक खारिया खुर्द जगह लगती है, और उसके सरहद पर एक लाश मिलती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि वहां पर एक लाश मिली हुई है, और पुलिस जब उस व्यक्ति को, लाश को कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चलता है कि उसके जो फेफड़े होते हैं वह खराब हो गए थे, पूरी तरीके से गल चुके होते, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये तो वही व्यक्ति था जिसने 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ, यानी कि दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई थी, और उनके ज्वेलरी को लेकर के वहां से रफचक्कर हो जाया करता। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, हताश, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। जिस तरीके से एक फिल्म आई थी लापता लेडीज, उसमें ट्रेन के अंदर जिस तरीके से दिखाया, दर्शाया, फिल्माया गया था कि जो दो दुल्हन एक ही सीट पर बैठे हुए हैं और दूल्हा अपने दुल्हन का हाथ पकड़ करके लेकर के चला जाता है, घर जाकर के पहुंचता है तो घूंघट उठता है तो पता चलता है तो ये दुल्हन उसकी है ही नहीं, ये तो दूसरे की दुल्हन को लेकर के चलाया है। फिर वो अपनी दुल्हन को ढूंढता रहता है, और यहाँ भी इस व्यक्ति ने घूंघट का ही सहारा लेकर के इस तरीके से लड़कियों का और महिलाओं का बेवकूफ बनाया और उनके साथ ऐसा करता चला गया। जब ये कहानी वायरल होती है तो उस वक्त में लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतने सारे लड़कियों के साथ कैसे सुहागरात मना सकता है। लेकिन ये जो सब काम किया था उसने कई सालों में ये काम किया होता। बताया जाता है कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत जाता है जब यह काम कर रहा होता है, जब यह पकड़ा जाता है और छूट जाता है, पकड़ा जाता है, छूट जाता है, और इसी तरीके से वह यह काम किया करता था।